चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमोसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और ललन टॉप की चुनाव यात्रा अपने लास्ट लेग में है। ये है जौनपुर लोकसभा, जो पत्रकारों की लॉबी में जिसको बार बार ऑसिलेटिंग लोकसभा की तरह से देखा जा रहा है। कभी इसका तापमान चढ़ता है, कभी गिरता है, कभी तापमान चढ़ता है, गिरता है। और इस पूरे तापमान को रेगुलेटर के रूप में देखने वाले धनंजय सिंह हमारे साथ फ्रेम में मौजूद हैं, जिनके साथ हम थोड़ी बातचीत करेंगे इस लोकसभा को और उनके स्टैंड को और पॉलिटिक्स को जो जौनपुर में हो रही है थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। धनंजय जी, ललन टॉप में स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सिद्धांत जी। 2022 के बाद आज आपने 2 सालों बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है। 22 में मुलाकात हुई थी, अब हो रही है और पहला इंटरव्यू। चलिए मैंने जब लोगों को बताया कि मैं धनंजय सिंह का इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहा हूं तो उन्होंने कहा कि एक चीज़ पूछ लीजिएगा, जिसमें वो हर चैनल पे एक ही जवाब देते हैं। कि लोगों ने पूछा कि उनके नाम के साथ बाहुबली लोग लिखते हैं मीडिया वाले, और वो ये बोलते हैं कि आप ही तो लिख रहे हैं और मीडिया ही वाले तो लिख रहे हैं। इससे अलग कोई जवाब अगर निकाल पाए धनंजय सिंह से तो आप पूछ लीजिएगा, क्या जवाब देंगे? नहीं, देखिए, बाहुबली सब तो क्रिएट किया गया है, कुछ ऐसा है नहीं। हम लोग छात्र राजनीति से आए और उसके बाद मुकदमे लगे हम लोगों के ऊपर। हमारे ऊपर तो मुकदमे खासतौर से एमएलए बनने के बाद से ज़्यादा लगे, क्योंकि सरकारों से लड़ने के दरमियान उस समय नए नए एमएलए बने थे, हम लोग सर इंडिपेंडेंट थे, सरकार से समर्थन वापस लिए, 10-12-15 मुकदमे लग गए। तो वो सब इन सब चीज़ों को लेके धीरे धीरे एक जैसे कि नैरेटिव गढ़ दिया गया, बाहुबली एक शब्द कर दिया गया। जितना मुकदमा ला दो उतना वैसा। इसी तरीके का मुझे तो यही लगता है। बाकी आप क्षेत्र में हमारे घूमते हैं, देखते हैं, लोगों के बीच हम लोग कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं रहती कि हम लोग किसी के साथ कोई मिसबिहेव हुआ हो। ठीक है। धनंजय जी, पूर्वांचल के मैं 3 नेताओं के नाम लूँगा जिनके पॉलिटिकल एलाइनेशन किस तरफ होंगे, वो किस तरफ झुकाव लेंगे, उस पे लोगों की नज़र रहती है। एक आप हो गए, धनंजय सिंह हो गए, एक हो गए रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, और एक हो गए ओम प्रकाश राजभर। कि ये नेता किधर करवट लेंगे कि समीकरण देखा जाए। मैं आप पे आता हूँ। ये सबने देखा, आप जेल में थे। इधर जेल में जाने के पहले आपने लगभग ये घोषणा कर दी थी कि आप निर्दलीय लड़ेगा, जौनपुर जीतेंगे हम वाला पोस्टर आपका वो वायरल हो चुका था। और फिर श्रीकला रेड्डी जी को टिकट मिलता है बसपा का और वो पर्चा भरती हैं, नामांकन एक्सेप्ट होता है और आप बाहर आते हैं। इसके इन सब चीज़ों में स्टैंड बहुत चेंज होता है आपका, कि आप बसपा के साथ थे। बसपा ने जब टिकट काटा, एक तो इस पर भी सफाई दे दीजिए, टिकट काटा या टिकट वापस किया गया, हुआ क्या था? और फिर ये बता दीजिए, फिर बसपा से आपने सवाल बहुत लंबा होता है। हाँ, सवाल लंबा होता जा रहा है, लेकिन कंप्लीट कर ही दे रहा हूँ बस। फिर बसपा से आप भाजपा को समर्थन देने आ गए और जनसभाएं कर रहे हैं लगातार जौनपुर में। ये कहानी बताइए, है क्या असल में? देखिए, मेरा इंडिपेंडेंट लड़ना यहाँ से तय था और एक मामले में जो कि करप्शन का मामला था, हम लोगों ने रेज किया था। उस मामले में हमको कोर्ट से कन्विक्शन हो गया। कन्विक्शन के बाद मैं आउट ऑफ रेस था और मैं जेल था। उसी दौरान यहाँ के बसपा के लोकल लीडर्स ने, कोऑर्डिनेटर्स वगैरह ने हमारी वाइफ को अप्रोच करके कहा आप चुनाव लड़ जाइए। तो वो हमसे जेल में मिलने आई, पूछिए। हमने कहा कि मुझे डाउट है कि लास्ट तक सस्टेन करे टिकट, लेकिन आप फिर भी ट्राई कर सकते तो कर लीजिए। हाँ, हमने बोला था। और जो लोग हमसे अप्रोच के, बसपा तमाम हमारे सहयोगी भी जो भी हमसे मिले, हमने कहा बसपा के टिकट पे मुझे विश्वास नहीं, कि क्योंकि जब जिसका टिकट मिलता है आखिरी समय तक ये रहता है कि आखिरी दिन नामांकन का बीत जाए बीएसपी में। हाँ, आप देखिए ना, 22-23 टिकट उत्तर प्रदेश में कटे। जिस दिन मेरा कटा उसी दिन बस्ती में कटा। तो ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है बहुजन समाज पार्टी में। बस टिकट ले लीजिए, उस टिकट को बचाए रखिए आखिरी तक, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। और हमारा इस तरीके का, हम तो बहुजन समाज पार्टी में 2017 में ज्वाइन हुए प्रकरण में मन से, और 3 दिन बाद हमको बिना बताए निकाल दिया गया। इस वजह से मैं एक बार 2011 में जब मुझे सस्पेंड कर दिया गया था बिना कारण बताए, सांसद थे बसपा के टिकट पे था मैं, और मैं सिर्फ और सिर्फ अमर सिंह से मुलाकात, एक शिष्टाचार भेंट, सांसद रहे, व्यक्तिगत रिश्ते भी राजनीति में होते हैं। अस्पताल में मैं उनसे मिलने चला गया, एडमिट थे एम्स में, मैं उनसे मिलने चला गया और उसी आधार पे जो है मेरा सस्पेंशन कर दिया। मैं उसके अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन चला गया, बीएसपी के उसमें उनके जो बायलॉज है उसके अगेंस्ट में, किसी भी नियमों का पालन नहीं किया जो आपने इलेक्शन कमीशन में सबमिट किया, मेरा सस्पेंशन उस
जो कि आधार बनाया गया था। तो उस पर फिर हमारा सस्पेंशन, जब इलेक्शन कमीशन से एक नोटिस आई तो इन लोगों ने मेरा सस्पेंशन रिवोक कर दिया। ये पहली घटना है हिंदुस्तान की राजनीति की। अपने ही सांसद, अपने ही सिटिंग सांसद का सस्पेंशन करना। हाँ, सस्पेंशन करना, सस्पेंशन तो हुए हैं। मैं इलेक्शन कमीशन से जाकर नोटिस भिजवाया जो पार्टी को। ठीक है, तो मैं आपने तो डेमोक्रेटिक लड़ाई लड़ रहा था। दल के अंदर अगर हैं, दल तो एक दल का मुखिया मान लो परिवार, आप किसी से ऐसे थोड़ी किसी को निकाल दोगे, हमसे पूछोगे ना। क्या व्यक्तिगत रिश्ते राजनीति में नहीं निभाए जाते हैं? निभाएगा ही है। देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी गए थे मुलायम सिंह जी के घर, माननीय मुलायम सिंह जी के घर शादी में नहीं गए थे? वो व्यक्तिगत रिश्ता नहीं है, तो ये कौन सी बात है? तो इन सब चीज़ों का एक उस समय का विरोध था और तब से हमारा ऊपर नीचे रिश्ता चलता रहा। 2014 में मुझे कमिट किया गया था, मैं सिटिंग एमपी था, मुझे टिकट देने के 1 सप्ताह पहले मेरा टिकट काट दिया गया। तब मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था। रिजल्ट वॉज नॉट फ्रूटफुल, बट लेकिन चुनाव लड़ा था मैं, मेरा कमिटमेंट था लड़ने का, लड़ा मैं। इतने इस पूरे टाइमलाइन को देखते हुए आपने शुक्ला जी को कहा कि टिकट आखिरी। बिल्कुल कहा था, वो इनोसेंट थी, उनको नहीं था। वो मिल के आई थी और मिलने जब गई थी तब भी उनको, उनसे ये बात उन्होंने कही बहन जी ने कि मेरी पार्टी के खिलाफ गए थे धनंजय सिंह। आपने शिकायत की उनसे? हम उनसे किया था, तभी उन्होंने आके मुझे बताया तो मैं उसको हल्के मूड में लिया। लेकिन उनका मैं दोष नहीं दूंगा। जो कोऑर्डिनेटर्स हैं बहुजन समाज पार्टी में, जो आज जो पतन का कारण हुआ बहुजन समाज पार्टी का, जो ग्राफ इतना गिरा है, वो खासतौर से कोऑर्डिनेटर्स देखे जितने थे, आज सब दूसरे दूसरे दलों में चले गए। वो टिकटों का देना लेना अपने इंटरेस्ट में उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। ये बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत हो रहा है। बसपा मतलब टूट रही है, आप ये कह रहे हैं? टूट नहीं रही है, काम लोग ठीक से नहीं कर रहे हैं, अपने हितों के लिए काम करते हैं। और जब लीडर आता है, और आशा बधी थी बसपा में, जब आकाश आनंद जी आए तो मुझे लगा कि एक नई एनर्जी के साथ एक नया लड़का आया है, मेहनत कर रहा है, जा रहा है लोगों के बीच में, पूरा देश घूम रहा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश घूम रहा। मुझे लगा जो बसपा का कैडर बहुत सॉलिड कैडर है, अगर वो इसी तरीके से मेहनत करते रह जाते तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी फोर्स के रूप में 27 में खड़ी हो जाती। लेकिन उनका अपना ही पॉलिटिक्स है जो किसी को नहीं समझ में आ रहा है, मतलब। और सवाल जवाब में, मतलब पत्रकारों के बीच में भी सवाल जवाब बहुत लेस है उनका। अच्छा, ठीक है, टिकट कैंसिल हो गया, यानी आपने ये कहा है टिकट कट गया, ये मैं समझ पा रहा हूँ। टिकट वापस नहीं किया गया। कोई सवाल ही नहीं था, टिकट वापस करने का क्या सवाल था? फिर आप आप निर्दलीय। जीता हुआ चुनाव था, आप पता कर लीजिए। चुनाव बहुजन समाज पार्टी से हम हमारा एकदम 100%, कम से कम यहाँ 1.5 से 2 लाख मार्जिन से चुनाव जीतते। वन साइडेड इलेक्शन था। ये मैं जौनपुर में घूमा, मैंने कई लोगों से बात की, कई लोगों ने ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड भी कहा कि धनंजय सिंह का या श्रीकला जी का बैठ जाना चुनाव में, वापस लेना, पर्चा कट जाना, ये सब जो हुआ, इससे डेंट हुआ, वरना वो चुनाव निकल जाता। इसमें 2-3 नामों के बीच में चर्चा हो रही है, 4 नामों के बीच में चर्चा होती है अब आप आते तो। और विजेता धनंजय सिंह के, क्योंकि जो 3-3.5 लाख का वोट बेस है जो आपके साथ खड़ा है, इसकी चर्चा होती है क्षेत्र में लगातार। अच्छा, फिर आप बाहर आए, ये सब हुआ, हो गया जब सब टिकट कट गया, निर्दलीय आपने क्यों नहीं चुनाव लड़ा? क्योंकि आपकी पहले तैयारी थी, भाभी जी ने क्यों नहीं चुनाव लड़ा? मेरी निर्दलीय तैयारी थी, चूँकि वो अध्यक्ष भी हैं सिटिंग, और निर्दलीय फिर उनके लिए कितना हम कर पाते, वो कितना मेहनत कर पाते, वो मैं देखता, कैलकुलेशन किया, तो उन्होंने खुद बैकआउट किया कि इंडिपेंडेंट मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। हाँ, मैं कैलकुलेशन करा, लेकिन वो कहा मैं इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं लड़ूंगा। लास्ट दिन टिकट कटा था, दोबारा इंडिपेंडेंट के पर्चा दाखिल करना था, हम तो उस तैयारी में भी नहीं थे। तो वो फिर कहना है मैं इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं अपने उससे ठीक हूँ, फिर इंडिपेंडेंट नहीं लड़ा। उनकी कॉल थी। देखिए, इंडिपेंडेंट लड़ने बड़ी मेहनत करनी होती है, तो उन्होंने कॉल लिया, हम उसके साथ चले गए। और फिर बीजेपी को आपने समर्थन की ओपन कॉल दी है? बीजेपी के समर्थन को मेरी आज की पहली ओपन कॉल नहीं है। 19 में मैंने बीजेपी को समर्थन किया था, और आपको ख्याल होगा 2022 में जब आए थे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे, तो मैं बीजेपी के खिलाफ यहाँ लड़ रहा थी, इसी मल्हनी सीट पे जहाँ अभी हम आप बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं। आप मेरा जेडीयू के टिकट पे लड़े? जेडीयू के टिकट पर लड़ रहा, बीजेपी के खिलाफ थी मेरे। उसके बावजूद भी मैं पूरे जिले में बहुत बीजेपी की मदद कर रहा था, अपनी सीट छोड़ के। मैं आपसे कहा भी था कि प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनने जा रही है, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो मैं अपना चुनाव लड़ते हुए मैंने बीजेपी की मदद कर रहा था मैं यहाँ पर। तो जो कमोबेश जो मेरी राजनीति 22-25 साल की यहाँ पर रही है, बीजेपी के सहयोग की, बीजेपी के साथ की, ये रही है। हम उनका सहयोग कर देते हैं, वो हमारा सहयोग कर देते हैं, इस तरीके का चलता रहा है।
केवल बहुजन समाज पार्टी का एक लोकसभा का टेंडर छोड़ दिया जाए। लेकिन आप अपने इलाके में काफ़ी सोशलिस्ट किस्म की राजनीति करते रहे हैं। लोग बोलते हैं कि धनंजय सिंह के पास वो सबका कैचमेंट है, सबको जो सोशलिस्ट राजनीति होती है ना, समाजवादी किस्म की राजनीति, तो लोगों को ये भी लगता है कि आपके विरोधियों को कि यार बीजेपी के साथ जाना या अटपटा सा भी लगता है कई कई बार। देखिए, सोशलिस्ट पॉलिटिक्स जो है, हमारे संविधान की मूल अवधारणा ही सोशलिस्ट है। तो सोशलिस्ट तो पॉलिटिक्स, बीजेपी भी ऐसा नहीं कि बीजेपी को आप खारिज कर देंगे। बीजेपी एक ऐसी पार्टी जिसके समाज के हर वर्ग को लेकर राजनीति कर रही है। बाकी और जितने राजनीतिक दल हैं, नाम तो रख लिया है, लेकिन वो एक कन्फाइंड है किसी कास्ट में, किसी उसमें। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बीजेपी के साथ सभी वर्ग का है, कुछ न कुछ उनके साथ सारे वर्गों के लोग हैं। इसीलिए बीजेपी आज के देश में बड़ी ताकत के फोर्स के रूप में एस्टैब्लिश हो गई है। अच्छा, यानी इसकी क्या संभावना है कि आपने तो अभी कन्विक्शन को चैलेंज किया हुआ है अपने, और जब भी उस पर स्टे लगता है या ओवरटर्न होता है, तो क्या आप आगे आने वाले समय में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? आप या श्रीकला जी एक्टिव रूप से बीजेपी के साथ जाते हैं? इससे संभावनाएं हो सकती हैं क्या? देखिए, संभावनाओं को आप इनकार नहीं कर सकते, भविष्य का सवाल है। अभी है, कॉल आया कभी? अभी हम अपने कोर्ट केस को देखें। कन्विक्शन हमारा जो था उसको हम चैलेंज किए हुए हैं, उसके बाद ही कोई कॉल लेंगे। अच्छा, अब ये बताइए कि एक पूरे प्रदेश में जो हम लोग आ रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक आ रहे हैं, मतलब पश्चिमांचल से पूर्वांचल की तरफ आ रहे हैं, तो राजपूतों को लेके, ठाकुरों को लेके एक बहस चल रही है कि वो कितने साथ हैं। पुरुषोत्तम रूपाला से शुरू कीजिए तो वीके सिंह का टिकट कटना, तमाम फैक्टर्स हैं जो वोटर्स हैं या राजपूत जो संगठन है, वो अपने अपने सुविधा के हिसाब से ये मोल्ड कर लेते हैं कि बीजेपी का विरोध करने का कारण निकाल लेते हैं। मैंने राजा भैया का इंटरव्यू किया 2-3 दिन पहले, मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि आप भी क्षत्रिय कुल के से आने वाले नेता हैं और धनंजय सिंह भी आने वाले नेता हैं क्षत्रिय कुल से, आप क्षत्रिय कुल के डिसेंट के साथ उनकी जो नाराज़गियाँ हैं उनके साथ कितने खड़े हैं, उसको कितना एड्रेस कर रहे हैं? आप बताइए सर, आप अपना जवाब दीजिए। देखिए, राजनीति तो हम लोग समाज के हर वर्ग को लेकर कर रहे हैं, और जहाँ तक समाज को हर्ट करने के स्टेटमेंट का सवाल है, चाहे रूपाला जी का हो चाहे इसका, उससे हम लोग कतई उसके खिलाफ हैं। और उसको लेकर माफ़ी भी मांगी गई। किसी को क्या सज़ा दे देंगे? फांसी तो दे नहीं देंगे आप। किसी ने माफ़ी मांगा है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं ने भी इसकी आलोचना की, उससे अपने आप को उस स्टेटमेंट से अलग रखा। तो ये एक अलग, और टिकट कटना लेना पार्टियों में, वो पार्टी का अपना आउटलुक है, उसको लेकर कम्युनिटी को नाराज़ नहीं होना चाहिए। अभी भी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से 13 या 14 पार्लियामेंट ठाकुर लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। 17 सीटें तो रिजर्व हो गई, 63 बस्ती हैं, उसमें अगर 13 लड़ रहे हो तो मोर देन 20% लड़ ही रहे हैं। ठीक है, अब ये बताइए कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अभी आप जदयू में नहीं हैं, निर्दलीय ही हैं, और फ्यूचर प्लान्स हैं, जो कोर्ट केसेस हैं उसको मैं किनारे कर रहा हूँ अभी। राजनीतिक रूप से फ्यूचर प्लान्स क्या है, किधर काम करना है? नहीं, राजनीतिक रूप से हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा एक संगठन यहाँ पे है, राष्ट्रवादी नौजवान सभा, वो काम कर रहा है। उस संगठन को मजबूत करना, उस संगठन में हमारा है कि ज़िले में कम से कम मेंबरशिप लोगों की बढ़ा के एक अच्छी, पूरे प्रदेश में उसको धीरे धीरे बढ़ाने की बात है। कि मेरा टारगेट है कि 1 ईयर में 10 लाख मेंबरशिप उसमें करें, और एक प्रदेश में एक बड़ा नौजवानों का एक अच्छा संगठन खड़ा किया जाए जो राष्ट्र हित में और अच्छा काम कर सके। अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचना है? जौनपुर में रैली हो रही है, बगल में आजमगढ़ है, वहाँ रैली हो रही है, इन सब इलाकों में रैलियाँ हो रही हैं और भीड़ बैरिकेड तोड़ रही है, इस तरह के वीडियो विजुअल आ रहे हैं, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, तो क्या सोचना है अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स के बारे में? नहीं, अखिलेश जी इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और बड़े नेता, लीडर ऑपोजिशन है आज की डेट में, और घूम रहे हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर समाजवादी पार्टी को बार बार इस बात को कहता हूँ कि देखिए, एक लोकतंत्र में एक अच्छा विपक्ष होना बहुत आवश्यक है, लेकिन साथ साथ राजनीतिक पार्टियों को अपने कार्यकर्ताओं को डिसिप्लिन रखना बहुत आवश्यक है। हमने न्यूज़ देख रहा था मैं कि फूलपुर में बिना भाषण दिए जाना पड़ा। 3-4 दिन पहले राहुल गांधी उनकी जो ज्वाइंट जनसभा थी, उसमें जिस तरीके का हुड़दंगई हुई, तो कार्यकर्ता अगर अनुशासित रहेंगे, नेता आता है, नेता का कार्यक्रम लगता है क्षेत्र में, तो अपनी बात कह लें, पूरी बात अपनी कहें, लोग सुने उसको। यहाँ पे भी सुना, जौनपुर में आज सभा थी, वहाँ पे भी कुछ वो हो गई, लाठीचार्ज वगैरह हो गया, कुछ हुड़दंगई हो गई। तो इससे बचना चाहिए। अपने नेता को कार्यकर्ता भी सुने और अपील करें अपने कार्यकर्ताओं से। हुड़दंगई नहीं, लोकतंत्र का एक महापर्व है, शांति से लोग जाएं, वोट करें, और सौहार्दपूर्ण वोट तो परसों ख़त्म हो जाएगा,
लेकिन उसके बाद इसी समाज में सभी को रहना होता है, वो साथ में वो साथ में सभी को, किसी के सुख दुख में हम सभी लोग सम्मिलित होते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी का हमारे यहाँ, कांग्रेस का मेरे यहाँ, मैं उसके यहाँ जाऊँ, भाजपा के लोग जाएँ, इंडिपेंडेंट लोग जाएँ, सभी राजनीतिक दलों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, सुख दुख जो समाज की हमारी संरचना, उसमें हम सब लोग एक दूसरे के यहाँ जाते जाते रहते हैं। लेकिन इस चुनाव को लेकर इतना हुड़दंगई बहमना, इससे सभी पार्टियों को अपने वर्कर से अपील करना चाहिए। बीजेपी को यूपी में क्या, ये मतलब थोड़ा ट्रिकी सा सवाल है लेकिन ठीक है, बीजेपी को यूपी में आप कितनी सीटें देंगे या कितना मैक्सिमम मिनिमम परसेंटेज के हिसाब से ही बात कर सकते हैं इस पे? मैं देखिए, उत्तर प्रदेश की जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था 22 में, तब भी मैंने एक असेसमेंट यूपी में किया था, उसमें हमको 245 से 55 के बीच का था। मैंने अब ऑन रिकॉर्ड बोला था इस बात को, हाँ, और 255 भारतीय जनता पार्टी। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को 65 से 68 सीटों के बीच में उत्तर प्रदेश में मिलना चाहिए, जो मेरा कैलकुलेशन आ रहा है। मोटा मोटी उन 2019 वाले नंबर्स के आस 2019 से ऊपर रहेंगे, 2014 से थोड़ा बहुत नीचे रहेंगे, बस यही रहेगा। ये मार्क कर लीजिएगा, 4 जून को देखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी। बात कर, एक सवाल रह गया, सॉरी, मैं छोटा सवाल कि जौनपुर को लेकर जो भी सांसद चुना जाए, वो आप भाजपा को सपोर्ट करें तो ऑब्वियसली आप भाजपा को ही करेंगे, हम चुने जाएंगे। जो भी चुना जाए, जौनपुर के कौन से मुद्दे हैं जो भी सांसद चुना जाए उसको प्रोएक्टिवली उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि वही बचा हुआ है। जैसे कोई मुद्दे हों ऐसे हों तो इमीडिएटली इसको एड्रेस करना हो जौनपुर में, क्या कहेंगे? जौनपुर में बहुत से इश्यूज हैं। एक तो जौनपुर में पावर की बहुत वो है, तो यहाँ पे हाँ पावर क्राइसिस रहती है। पावर क्राइसिस तो पूरे उसमें है, तो हम पावर परचेज करते हैं। तो जौनपुर में मेरा एक टारगेट था, जब मैं एमपी था तो उसमें मैं प्रयास कर रहा था कि सतहरिया में एक गैस पावर प्लांट की स्थापना हो जाए। चूँकि जगदीशपुर से हल्दिया गैस पाइपलाइन गई है, तो मैंने कहा जगदीशपुर फूलपुर से क्रॉस हो रही तो 30 किलोमीटर की दूरी पड़ती है वहाँ से, तो हाँ निकाल लेंगे अदर, तो कम से कम एक 600 मेगावाट पावर प्लांट लगता है। तो मैं जौनपुर की कुछ हमें लगता है उससे ठीक रहेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत अभी रोड के जो कनेक्टिविटीज़ हैं, जैसे इलाहाबाद की कनेक्टिविटी, प्रयागराज की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, अयोध्या की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, बनारस की कनेक्टिविटी अच्छी है हमारी, गोरखपुर की कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट ठीक हो रही है हमारी। तो जौनपुर जो है प्रयागराज, अयोध्या, बनारस के जो ट्रायंगल बन रहा है टूरिज़्म का, हमारे धार्मिक रिलीजियस टूरिज़्म का, उसमें जौनपुर सेंटर में है। और जौनपुर में भी धार्मिक स्थान है, चौकिया माता बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। प्लस मुग़लों के समय से भी यहाँ पे किला है, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर हैं जिसको लोग एक टूरिज़्म उस पर हम ले आ सकते हैं सर्किट में। यहाँ पे टूरिज़्म का भी बहुत वो है, स्कोप है। जो बनारस से निकलेगा अयोध्या जाने के लिए, जौनपुर एक हार्ड लेके जाए, मुझे मैं लगता है। क्योंकि जब भी जितने टूरिस्ट आएंगे, कहीं ना कहीं उससे आपको यहाँ पे रोजगार के और भी अवसर काशी से आवाज जाएंगे तो जौनपुर जाना ही है आपको, और अयोध्या से जाएंगे उधर भी प्रयागराज भी, तो बाय सुल्तानपुर भी जा सकते हैं और बाय जौनपुर भी जा सकते हैं, वो भी हमारा लाभ होगा। लोग एक अच्छा बीच का सेंटर एक जौनपुर को डेवलप किया जा सकता है। अच्छा, तो ये थे धनंजय सिंह हमारी बातचीत। आप ललन टॉप देख रहे थे, कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, हम भी जारी रखेंगे अपनी यात्रा। कैमरे पे और एडिट पे हैं असद, मैं हूँ सिद्धांत। बहुत बहुत शुक्रिया।